अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ी की। उन्होंने इदारों की तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। कहा, इमरान खान मुल्क को भंवर में फंसाकर खुद नीरों की तरह बांसुरी बजा रहा है। इदारों को मुदाखलत के लिए पुकार रहा है जो सरासर गैर आईनी है। उन्होंने इमरान खान को फितना करार दे दिया। पाकिस्तान के हर अदारे का इमरान माफिया और उसके साथ जो सियासी मस्खरे थे और सियासी यतीम थे, उन्होंने उनका कबाड़ा कर दिया है। खुद ये आदि चोर है और आदि मुफ्त खोरा है। इन्होंने आइन को रद्दी की किताब समझा है। घर से लेके जमात तक इनका एक ही काम, या जादू टूने के जरिए लोगों को पागल करो, या उनको चोर बनाओ, या उनको गद्दार बनाओ। इसकी फितरत है कि जिसने इस पर एहसान किया, इसने उसी को डसा और उसी की छत थाली में छेद किया। आज ये महंगाई का रोना रो रहा है। ये जो कुछ है तुम कर गए हो। तुमने IMF से मुआहदे किए, हमने तो नहीं किए। हम तो अपने दौर में IMF को सी ऑफ कर गए थे। हमने तो लोड शेडिंग जीरो कर दी थी। ये पाकिस्तान को एक भंवर में फंसा गया है और खुद ये नीरू की तरह बांसुरी बजा रहा है कि ठीक है मुल्क जल रहा है और मैंने आग सेंकनी है उसकी। ये आदमी बेहिस आदमी इक़्तिदार जाने के खौफ से मरा भी जा रहा है और इक़्तिदार जाने के खौफ से डरे भी जा रहा है। तुमने बरमला अदालतों को कहा और आज भी कहते हो कि मदाखलत करो। ये उनका काम है कि वो मुल्क में फैसला करेंगे? नहीं, अदारे जो हैं वो चूंकि आईनी हदूद में काम कर रहे हैं एट लार्ज, तो फिर उनको गालियां निकालता है। किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो तुम? या ये दीवाना हो गया, बावला हो गया, या ये इतना मक्कार आदमी है कि वो समझता है कि मैं साजिश करता जाऊंगा, इतना बोलूंगा कि झूठ पे सच का गुमान होने लगे। ये आदमी बुनियादी तौर पर एक फितना है, इस पर शयातीन उतरते हैं। सिर्फ यही नहीं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान को निशाने पर रख लिया। सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बुज़दिल शख्स इदारों को कमज़ोर करना चाहता है, इदारों के दरमियान तफरुका फैलाकर इक़्तिदार में आना चाहता है। हम इसकी कोशिश नाकाम बना देंगे। इसके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, अब मजबूत हाथ डाला जाएगा। हिंदुस्तान का एजेंडा जो है इस वक्त जो है इमरान खान पूरा कर रहा है। चेहरे पे एक ईमानदारी का जो है एक नकाब पहना हुआ था, वो नकाब जो है तार तार हो रहा है। एक अदारा है जो हमारी दफा का जामिन है, उस पे भी अटैक करता है, रोजाना अटैक करता है, तफरका डाल रहा है। ये किसी का वफादार नहीं है, अपने खून का वफादार नहीं है। कानून का दायरा जो है इसके इर्द गिर्द तंग हो रहा है। ऐसी इंक्वायरियां इस वक्त जारी हैं। इसको जब हाथ डाला जाएगा, मजबूत हाथ डाला जाएगा। ये 5-5 मिनट का वक्त मांगता है कि खुदा का वास्ता है, तरले करता है। इनके नजदीक तमाम अदारों की डेफिनेशन सिर्फ एक है, तो वो इनकी हमायत करें तो ठीक है, इनकी हमायत न करें तो गलत है। सब कुछ गलत है, लेकिन अब ये नहीं होगा, कतई तौर पे नहीं होगा। और अब बात करेंगे गद्दारी के झूठे बयानी के पीछे छुपी असल साजिश की, जो बेनकाब हो गई है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की PTI सोशल मीडिया टीम के हेड अरसलान खालिद को दी जाने वाली डिक्टेशन पर मबनी मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी अरसलान खालिद को ट्विटर पर चलाए जाने वाले ट्रेंड से मुतालिक हिदायत देती सुनाई दे रही हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि फराह खान पर बहुत गंद उछाला जाएगा। अलीम खान और दीगर लोग उनसे मुतालिक बात करेंगे। जो लोग भी इस मामले पर बात करें उन्हें गद्दारी से लिंक कर दें। दोनों के दरमियान मजीद क्या गुफ्तगू हुई, इसी बारे ये रिपोर्ट देखिए। जी, आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, गद्दारी का हैशटैग चलाओ, लोगों को गद्दार बताओ, बस हमें मजलूम बनाओ। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे। ठीक है, लीजिए, गद्दारी के बयानिए से हवा निकल गई, झूठे बयानिए का पर्दा चाक हुआ तो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी मुलविस निकली। इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है, ब्रांड है, ठीक है, ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी PTI का सोशल मीडिया संभालने वाले अरसलान खालिद को हिदायत देती सुनी जा सकती हैं। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि फराह खान के दिफा में क्या करना है, बुशरा बीबी ये सबक भी पढ़ा रही हैं। दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फराह है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। उस पे भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। सोशल मीडिया पर क्या चलाना है, किस तरह चलाना है, किसको क्या बताना है, सारी डोरें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हिलाती रहीं।
तो मुल्क की सियासत में ऑडियो लीक का चर्चा है। पंजाब के वज़रा ने साबिक़ खातून अव्वल पर लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। वज़ीर दाखिला आता तारड़ कहते हैं कि लूट के खा गए पाकिस्तान। बुशरा गोगी और कप्तान राना मशहूद ने मुबैना ऑडियो पर इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद खान बोले, हुकूमत ख़त्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का बयानिया बनाया गया। जो खातून घरेलू खातून कहलाती थीं उनका सियासी किरदार सामने आ गया। अगर ये घरेलू खातून न होती तो शायद एटम बम चला देती। रिपोर्ट देखिए। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो की गूंज, सूबाई वज़रा की कड़ी तनकीद। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ कहते हैं एक एक करके घपले सामने आएंगे। बुशरा बीबी, एहसन जमील और फराह गोगी के सरबराह इमरान खान हैं। जो करोड़ों अरबों रुपया लूट के खा गए पाकिस्तान, बुशरा गोगी और कप्तान, 1 तारीख को एंटी करप्शन पंजाब ने एक पर्चा दर्ज किया जिसके तहत 2 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान बोले, हुकूमत खत्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का बयानिया बनाया गया। अब ये जो टेप कल से वायरल है, आपने सुनी है सबने, वो टेप जिसमें वो जिनके मुतल्लिक दावा था कि वो खातून खाना हैं उनकी बात ना की जाए। अभी तो वो घरेलू खातून है। अगर वो पॉलिटिकल होती तो अभी तो सिर्फ साजिश का बयानिया दागा है। अगर वो पॉलिटिकल होती तो मुझे खदशा को एटम बम चलाती। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने ऑडियो के फ्रांसिक और अदारों से एक्शन का मुतालबा कर दिया। ये समझता हूँ कि अदारों को खुद ब खुद काम करना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। लीगी रहनुमाओं का कहना था अरसलान खालिद डिजिटल मीडिया से करोड़ों रुपए लोगों को देते रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। आग से खेलने वाले रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की जवाब देने की बजाय आएं बाएं शाएं कहा। बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाकर वायरल की गई। इमरान खान का बतौर वजीर आज़म कोई कैंप ऑफिस नहीं था। जिसने केस बनाना है शौक पूरा कर ले। एक ऑडियो कल रात से इन्होंने वायरल की है बुशरा बीबी के हवाले से। इन्होंने इमरान खान के घर को हमेशा टारगेट किया है। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है। ये तमाम जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत टोटा फैक्ट्री चल रही है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं। आप लोग आग के साथ खेल रहे हो, रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, रेड लाइन को। अभी ये यजूज और मजूज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये कह रहे थे बनी गाला का खर्चा वजीर आज़म हाउस से उठाया जा रहा था। ये कोई रायमंड नहीं है जो कैंप ऑफिस बन जाए। ये आपके लल्ले तलल्ले नहीं है। जो केस बनाना बनाए, हम उन केसेस को भी फेस कर लेंगे। लेकिन जरदारी पे तो बोलो, तुम्हारी जुबान बंद हो गई है। जिसको सड़कों पे घसीटना था, ये तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये तो चाबी वाले तोते हैं। दूसरों को चोर कहने वाले अपना जवाब दें। हर जगह से फराह खान के नाम पर जायदाद निकल रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में धुआंधार खिताब। कहा, हम शहजाद अकबर की तरह दावा नहीं कर रहे, तहकीकाती इदारों ने सबूत पेश किए हैं। राना सना का कहना था कि सब्सिडी 0 करने के लिए पेट्रोल महंगा करना पड़ा। सब्सिडी 0 करने और लेवी लगाने के मुआहदे पर शौकत तरीन ने दस्तखत किए। अगर IMF फायदा बहाल नहीं करता तो ना वर्ल्ड बैंक, ना कोई आपका दोस्त मुल्क, कोई आपको धेला देने को जो है वो तैयार नहीं। चैलेंज से कहता हूं कि तुम इस बात का जवाब दो। सब्सिडी 0 करने, लेवी जो है उसको लगाने के वायदे के ऊपर दस्तखत जो है वो किसकी? अगर बिफ्ता इस्माइल के हैं तो हम मुफ्त में बिफ्ता इस्माइल को तुम्हारे हवाले कर देंगे, जो तुम चाहो जो सजा। अगर उसके ऊपर शौकत तरीन के दस्तखत है तो फिर तुम अपनी सजा का तयन करो। लोगों को तुम चोर और डाकू कहते हो तो भाई तुम अपना तो जवाब दो। हर जगह से फराह गोगी के नाम पे जो है वो जायदाद निकल रही है। 50 के करीब जो है वो फराह गोगी और फराह गोगे जो है वो बरामद होंगे आपको आने वाले दिनों। हमारा वो रवैया नहीं है शहजाद अकबर की तरह जो है वो बैठ जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सबूत जो है वो इन्वेस्टिगेशन के जो अदारे हैं उन अदारों ने लीक आउट किया है, वेरीफाई किया और बाकायदा रजिस्ट्रियां दी है।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह भी इमरान खान पर गरजे। कहा, इमरान खान के ख्याल में मुल्क अगर जलसे करने से आगे बढ़ता है तो वो लगे रहें। उन्होंने किफ़ायत-शारी इख्तियार करने और चादर देखकर पांव फैलाने का मशवरा देते हुए जहाज़ के बजाय घोड़े और गधे पर सवारी करने की भी तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। पीएम हुकूमत के जाले वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह की खरी बातें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आजकल फैसले आइन के मुताबिक नहीं बल्कि मुशावरत के तहत हो रहे हैं। खुदा के वास्ते इस आइन को बचाओ तो पाकिस्तान बच जाएगा। खुर्शीद शाह ने मुल्क की अबतर सूरत हाल के जिम्मेदार तमाम सियासतदानों को करार दे दिया। सवाल उठाया कि 70 की दहाई तक पाकिस्तान दरामदात पर इंसार करके भी मखरूज नहीं था, तो इसके बाद आखिर हो क्या गया। 65 की बार हुई, 70 की बार हुई, हम मखरूज नहीं थे। हमें जहाजों पर चढ़ने के बजाय अगर हमारी सवारी घोड़ा है तो घोड़े पे सवारी करें, गधा है तो गधे पे सवारी करें। IMF से जान छुड़ाने पर जोर। कहा, बुनियादी जरूरतों पर भारी टैक्सेस हैं तो सिगरेट पर क्यों नहीं। सीनियर जाले रहनुमा के मुताबिक जलसे सभी करते हैं, इमरान खान के जलसों से क्या फर्क पड़ेगा। और मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन PTI के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेज दिया। अय्याज सादिक का कहना है कि रेफरेंस तोशा खाना से मुतालिक है, जिसका इमरान खान ने सफाया कर दिया। स्पीकर ने फैसला करके इलेक्शन कमीशन को भेजना है, जो कि 30 दिन में इसका फैसला करेगा। के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली के पास मूव हो चुका है और रेफरेंस तोशा खाना से रिलेटेड है। पैसे कहां से आए, जिस पैसे से वो तोशा खाना की चीजें खरीदी गई। इमरान खान ने वैसे एक काम तो अच्छा किया, इन्होंने पूरा सफाया कर दिया तोशा खाना का, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर छोड़ गए थे। सस्ती इन्होंने वहां से तोशा खाने से चीजें ली। नंबर 1 पैसा कहां से आया, फिर उसके बाद जो बेचा उसकी रसीदें किधर है, किसको बेचा, कितने का बेचा, उससे आमदन कितनी है और उसके ऊपर टैक्स दिया। शायद वो जो 1 करोड़ रुपया टैक्स दिया है इन्होंने, शायद वो उसके हवाले से हो। रेफरेंस जो मूव हुआ है वो इंशाअल्लाह 30 दिन में स्पीकर साहब ने उसका फैसला देना है और फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जिसने 30 दिन में उसके ऊपर फैसला करना होगा। और अब ये खबर कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की ईद उल अजहा की खुशियां दुबाला कर दी। वज़ीर आज़म ने 8 जुलाई से 5 जुलाई की छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक बड़ी ईद पर 8 से 12 जुलाई तक 5 तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म ने समरी की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। ईद उल अजहा वफाकी दारुल हुकूमत के ताजरों के लिए भी अच्छी खबर लाई है कि रात 9 बजे मार्केटें बंद करने की पाबंदी आर्जी तौर पर ख़त्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने फैसला अवाम के मफाद के पेश नज़र किया है। 11 जुलाई से दुकानों की 9 बजे बंदिश के अहकामात दोबारा लागू हो जाएंगे। और कराची वालों के इंतजार की इंतहा हो गई। महकमा मौसमियात पेशगोइयां करता रहा कि बादल अब बरसे कि तब बरसे। शहर कायद में मेघा तो ना बरसी, अलबत्ता शहरियों के अरमानों पर ओस जरूर पड़ गई। शहर कायद में बादल बरसेंगे भी या नहीं, माहिरीन मौसमियात का क्या कहना था, तफसीलात जानते हैं जमजम सईद से। जी जमजम, बताइएगा। जी देखिए, कराची वाले तो बारिश के लिए तरस रहे हैं। बादल है कि मेहरबान हो ही नहीं रहे यहाँ पर। पहले महकमा मौसमियात की ये पेशगोई थी कि 2 तारीख से बारिश होगी, फिर पेशगोई की कि 3 तारीख से होगी, जो कि आज थी। अब ये पेशगोई की जा रही है कि 4 से होगी। लेकिन अब साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो सिस्टम था बारिश बरसाने वाला, ये कमज़ोर पड़ रहा है। अगर बारिश कल होती भी है या परसों होती भी है तो उस शिद्दत से नहीं होगी जिस शिद्दत से जो है वो पहले बताया गया था कि लगभग 80 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। ये सिस्टम इतना स्ट्रांग है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। पेशगोइयाँ तो सारी दम तोड़ गई। अब देखते हैं कि अल्लाह का कब हुक्म होता है और कब ये बादल हम सब पर मेहरबान होते हैं। जी जमजम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची में बारिश हुई तो पौष इलाकों में भी पानी जमा होगा, क्योंकि क्लिफ्टन की नहर ख़याम की सफाई नहीं हो सकी। बात करते हैं, मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली हफीज़, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची के इलाके क्लिफ्टन में हम मौजूद है। पूरा ये इलाका जो है इतराफ में आगे डिफेंस भी लगता है। क्लिफ्टन पूरा पोश इलाका है। यहाँ पर नहर ख़याम जो है एक कुदरती गुजरगाह कह लें आप। बरसात के पानी की जो है वो निकासी का जरिया है। अगर क्लिफ्टन में तेज बारिश हो तो नहर ख़याम से पानी जो है वो आगे चले जाता है समंदर की जानिब। लेकिन इस वक्त कैमरामैन निशान अली आपको दिखाएंगे, कचरे के ढेर है, कचरे के अंबार है। सीधे हाथ पे आप देख लें
पूरे नहर ख़याम में जो है इस वक्त जो है हजारों टन कचरा जो है वो मौजूद है। जब नहर ख़याम में बरसाती पानी आएगा तो किस तरह वो आगे जाएगा, किस तरह निकासी होगी पानी की। अगर चॉकिंग पॉइंट दिखाएं हम आपको, ये देखें चॉकिंग पॉइंट की दिशा से बोलूँगा, थोड़ा क्लोज कर लें। चॉकिंग पॉइंट है नहर ख़याम के अंदर, ये शहर का पोश इलाका है। रैन इमरजेंसी के हवाले से यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए बल्दियातिदारों की जानिब से, सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि शहर के जो अहम मकामात हैं, चाहे वो बरसाती नाले हों या नहर ख़याम जैसे अहम पानी गुजरगा, ये भी चौक है कचरे के सबब। अब देखना ये है कब जो है बल्दियाती इदारे और मुताल्लिक़ हुकाम यहाँ पर आएंगे और अपनी निगरानी में कब तक जो है ये कचरा यहाँ से साफ करवाते हैं। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया अली हफीज़। कराची में बिजली की तवील बंदिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। पानी की अदम फराहमी पर बफर जोन के मकीनों ने सखी हसन पंपिंग स्टेशन पर एहतजाज किया है। बफर जोन के रहायशियों ने सड़क ब्लॉक करके पानी दो के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि जिला बस्ती में टैंकर सर्विस भी मुअत्तल है, जिसके बायस पानी की शदीद किल्लत हो गई है। इस हवाले से वाटर बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि एलानिया और गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पानी सप्लाई का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने ईद पर लोड शेडिंग कम होने की नवीद सुना दी। बोले कि लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म नहीं हो सकती मगर ईद पर कम होगी। बिजली की नई कीमतों का असर 300 यूनिट वालों पर कम जबकि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर ना होने के बराबर होगा। बिजली की कीमत बढ़ेगी आने वाले महीनों में। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर बहुत ही कम असर है, 200 यूनिट तक वालों पर तो कोई असर नहीं हो। अब किसी भी तरह एक बड़ी पूरा कंबल फेंका नहीं जा सकता कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी। जहां जहां भी लोग बिल दे रहे हैं वहां लोड शेडिंग बहुत कम होगी। ईद के दिनों में हो सकता है सिफर भी हो जाए। पिछले जब 2 दिन पहले मौसम अच्छा हुआ तो बड़े शहरों में 2 घंटे भी रह गई थी लोड शेडिंग, लेकिन ये रोजाना का मामला है जिस पर हम कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह आपको ईद में हर जगह कम से कम आज के मुकाबले में वाज़े कमी, कहीं भी यहाँ पूरे मुल्क में आपको कमी जरूर महसूस होगी। बलूचिस्तान के इलाके योब से अफसोसनाक खबर है, जहां एक मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 तक जा पहुंची है, जबकि 20 मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं। लाशों की शनाख्त और उन्हें वर्सा के हवाले किए जाने का अमल जारी है। हादसा बारिश की फिसलन के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर गमज़दा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया है और ज़ख्मियों के इलाज के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में ज़िमनी इंतख़ाबात से पहले सियासी महाज गर्म। लीगी नायब सदर मरियम नवाज भी सरगर्म। आज हल्का PP 158 में धर्मपुरा चौक पर इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। जी हाँ, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात से पहले सियासी महाज गर्म हो चुका है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज भी सरगर्म हैं। आज हल्का PP 158 में धर्मपुरा चौक पर इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज आज PP 158 में कारकुनों से खिताब करेंगी और PP 158 से राना एहसन शराफत मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इंतखाबी जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मरियम नवाज यहां पर खिताब करेंगी, ये बताया जा रहा है। उनके इस्तकबाल के लिए यहां पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब सियासी महाज गर्म है तो मरियम नवाज सरगर्म हैं। मरियम नवाज आज PP 158 में कारकुनान से खिताब करेंगी। इंतखाबी जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, जबकि कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की और पैसा बाहर भिजवाया। करप्शन के पैसे का 70% इमरान खान, बुशरा बीबी और 30% फराह गोगी को जाता रहा। PTI की मुनहरिफ रहनुमा उस्मा कारदार का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा पंजाब का वजीर आला हाउस करप्शन का गढ़ था। अलीम खान को इसीलिए वजीर आला नहीं बनाया गया क्योंकि उन्होंने फराह गोगी और बुशरा बीबी की करप्शन नहीं चलने देनी थी। जहांगीर तरीन से दूरी की वजह भी बुशरा बीबी थी। फराह गोगी और ताहिर खुर्शीद बुशरा बीबी की करप्शन के वादा माफ गवाह बनेंगे। तो ये वाइट कॉलर क्राइम किया है ना कि खुद पीछे रहे और इर्द गिर्द वाले अपने सारे लोग जो हैं उनको करप्शन पे लगा दिया। 70% वो पैसा जो इन लोगों ने बनाया वो बुशरा बीबी और खान साहब को जाता था बनी गाला और 30% इनकी जेबों में जाता था।
मोहतरमा बुशरा जो हैं वो रोज अपने मियाँ से कोई ना कोई नाजायज तरीके से कोई काम करवाने के लिए कोई ना कोई फाइल वो साइन करवाती थी। और ये बड़े हंस के वाह 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 मेरी बेगम तो बड़ी बुजुर्ग है, हंस के उसमें साइन कर देते थे। पोस्टिंग और ट्रांसफर पे 10 लाख डेली इनके अकाउंट्स में जाता था। वो ताहिर खुर्शीद जो था वो वादा माफ गवाह बनेगा आपके। ताहिर खुर्शीद के अलावा और कौन कौन पार्टी में वादा माफ गवाह बन रहा है? फराह गोगी भी बनेगी, और जब फराह गोगी बनेगी अपने आप को बचाने की, अपनी जान सबको बड़ी अजीज होती है, फिर नहीं बुशरा बीबी उनको याद रहनी। इमरान खान एक रॉन्ग नंबर समझती हैं? रॉन्ग नंबर नहीं, एक डेंजरस नंबर है। वो एक सिक्योरिटी रिस्क बनते चले जा रहे हैं। सब सादिक और अमीन होते पहले दिन बुशरा बीबी को वो अपनी जगह पे बिठाते और कहते खबरदार तुम मेरे से तुमने कोई इस तरह का कोई नाजायज काम कराया। लेकिन वहाँ पे तो वारे न्यारे थे। हाँ साहब के जो मोबाइल हैं वो भी बुशरा बीबी के कंट्रोल में। अच्छा जी हाँ, जो आप उनसे कोई बातचीत अगर आपकी होती तो बुशरा बीबी को पहले पहुंचती थी, और बुशरा बीबी जो थी वो फैसला करती थी किससे खान साहब ने बात करनी है, किससे खान साहब ने बात नहीं करनी है। ये जहांगीर तरीन के भी खिलाफ ही बुशरा बीबी की वजह से ये मामला हुआ था। वो क्या कहानी है? एक खाने पे ये बुशरा बीबी जो थी वहाँ पे गई जहांगीर तरीन के पास और कहा कि हमें पता चला है कि आपने मुझे जादूगरनी कहा है। तो जहांगीर तरीन ने कहा जी मैंने तो नहीं कहा। कहते हैं नहीं, आपने अपनी बीवी को फोन पे कहा है कि ये तो जादूगरनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। और ये कह के वो आ गई। अगले दिन खान ने जहांगीर तरीन से ही मुंह फेर लिया। वजीर आला बुजदार हाउस ये करप्शन का गढ़ था? बिल्कुल था। और कौन कंट्रोल कर रहा था इसे? बुजदार एक डमी सीएम था और कंट्रोल एक्चुअल सीएम तो वो फराह गुजर थी। अगर अलीम खान साहब आते तो वो तो ये फराह गोगी की करप्शन को वो नहीं होने देते ना। वो तो एक स्ट्रांग कैंडिडेट बन के आते, और उन्होंने ना खान साहब की सुननी थी ना इन लोगों की सुननी थी। मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी में भी रही हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस होती थी खान साहब की बुशरा बीबी के हवाले से? बिल्कुल, कि आपने कहना है कि वो उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल घरेलू है। वो सारा दिन वो तो अल्लाह लोग हैं। रेहाम खान बुशरा बीबी के सामने बिल्कुल ही बच्ची निकली। जो बुशरा बीबी का जो दिमाग चलता है, जो उनकी अकल चलती है, और जिस तरह बुशरा बीबी ने इस्तेमाल किया इमरान खान को, और जिस तरह इमरान खान इस्तेमाल हुए, और मैं तो कहूँगी जानबूझ के हुए। अच्छा, तो इसकी तो मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तहलका खेज इंकशाफ। कहते हैं कि गवादर की बंदरगाह को अब गहरा समंदर नहीं रही, जिसके बायस कोई बड़ा बहरी जहाज यहाँ लंगर अंदाज ना हो सके। साबिक हुकूमत ने जानबूझकर गवादर की बंदरगाह को तबाह किया। एहसन इकबाल के मुताबिक नून लीग अब तरक्की के बयानिए से इलेक्शन लड़ेगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या नए आर्मी चीफ के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तो इन्होंने अमलन गवादर पोर्ट को भी तबाह कर दिया है। 4 सालों से वहाँ पे मैरीटाइम अफेयर्स मेंटेनेंस ड्रेजिंग के लिए पैसे मांगते रहे, उन्हें पैसे नहीं दिए गए। अब गवादर पोर्ट की गहराई इतनी कम हो गई है कि वहाँ बड़ा शिप जो है लंगरअंदाज नहीं हो सकता। ये जो कि 14 मीटर तक होती थी हमारे ज़माने में, अब वो 11 मीटर रह गई है, और अब उसको हम दोबारा खुदवा रहे हैं। पाकिस्तान नेवी से सर्वे कराया और अब उसकी ड्रेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसको दोबारा। हम पाकिस्तान के तरक्की और तामीर के एजेंडे पे जाएंगे। इमरान खान का सियासत में विजन एक एंग्री मैन से ज़्यादा नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जेल में डालूंगा, मैं उसको पकड़ूंगा। इमरान खान का मुकद्दर जो है वो सड़कों पे धक्के खाने ही रह गया है। हमें अपने जो अस्करी इदारों के मामलात हैं उन्हें मीडिया में ज़्यादा ज़ेर बहस और कबल अज़ वक्त नहीं लाना चाहिए। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 17,000 से ज़ायद आज़मीन को पाकिस्तान में ही इमिग्रेशन करके हिजाज़ मुक़द्दस रवाना किया गया। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने तफसीलात जारी कर दी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के जरिए इस्लामाबाद से 542 परवाज़ों के जरिए 17,077 हुज्जाज रवाना हुए। PIA की 21 फ़्लाइट्स के जरिए 7,174 मुसाफिर सऊदी अरब पहुँचाए गए। सऊदी एयरलाइन की 17 फ़्लाइट्स के जरिए 6,189 आज़मीन हज रवाना हुए। निजी एयरलाइंस की 14 परवाज़ों से 3,714 आज़मीन ने सऊदी अरब का सफ़र किया।
इस्लामाबाद से हज के लिए जाने वाले तमाम आज़मीन की इमिग्रेशन सऊदी अमले ने की। मंसूबे की कामयाबी और आखिरी फ्लाइट की रवानगी के बाद केक भी काटा गया। और रावलपिंडी की मवेशी मंडी में जानवरों के दाम तो आसमान से बातें कर ही रहे हैं, लेकिन इनको मंजिल पर पहुंचाने वालों के नखरे भी कुछ कम नहीं हैं। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार, मौसम की तरह गर्म है कुर्बानी के जानवरों का बाजार। बैल हो, ऊंट या बकरा, दाम सुनकर खरीदार को करंट लगता है। मोल तोल से सौदा तय पा जाए तो जानवर को घर पहुंचाना एक अलग मुश्किल है। महंगे डीजल पेट्रोल ने किराए को आग लगा दी है। बात करते करते कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का है मसला है, ये तो बहुत ज़्यादा डबल हो गया है। भाई से बात की, एक तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है, 700 रुपये में बात है। काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, कुछ लोग मुनासिब है, कुछ मान भी जाते हैं, कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं। ट्रांसपोर्टर से बात करें तो कोई इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेते, वो भी फ्यूल महंगा होने की दुहाई देते हैं। हम तो वैसे मुनासिब किराया ले रहे हैं, लोग शिकवा कर रहे हैं। उधर माशाल्लाह से 2-2.5 लाख का जानवर खरीदते हैं, यहाँ 1200-1500 किराया देते हुए उनको थोड़ी तकलीफ होती है। पेट्रोल है महंगा, डीजल महंगा, महंगाई ज़्यादा, उधर देखो तो उसका महंगाई देखो। कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों की मुश्किलात दुगनी हो गई हैं। पहले व्यापारी से सौदेबाजी, फिर ट्रांसपोर्टर से मगजमारी करनी पड़ रही है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के घर कुर्बानी के जानवर आ गए। सरफराज अहमद खुद घर आए मेहमानों की खिदमत में मसरूफ हैं। कराची से खिजर आजम की रिपोर्ट। सरफराज अहमद इस बार बहुत खुश हैं। श्रीलंकन टूर अभी कुछ फासले पर है। उन्होंने कुर्बानी के जानवर अपनी निगरानी में घर पर उतरवा लिए। चश्मा और पांडा के आराम और तआम के लिए VIP बंदोबस्त किया गया है। सुन्नत इब्राहिमी है और इसको यही कोशिश करते हैं कि जो भी इसका गोश्त वगैरह हो वो ज़्यादा गरीबों में जाके बांटें। कोशिश करते हैं कि इनको अच्छी जगह फराहम करें, सारी चीज़ें अच्छी हो ताकि सुकून से रहें। सरफराज कहते हैं क्रिकेट के साथ कुर्बानी के जानवरों से खासा लगाव है। जब आप जानवर पालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसकी में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्या हो रहा है, तो इसलिए जो है उसका ख्याल रखते हैं। जब होते हैं कराची में तो डेफिनेटली बाड़े भी जाके देखते हैं, और जब नहीं होते तो वीडियो के थ्रू जो है वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ जी जैसा लिया था उसके बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है उसमें। बेटा अब्दुल्ला भी बहुत एक्साइटेड है। क्या क्या नाम है जानवरों के? चश्मा और पांडा। आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? मुझे चश्मा ज़्यादा अच्छा लगता है। सरफराज अहमद बुध को श्रीलंका के लिए उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले वो ज़्यादा वक्त कुर्बानी के इन जानवरों की खिदमत करते हुए गुजारना चाहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ खिजर आजम, समा, कराची। अब ये बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग ने आम को भी नहीं बख्शा। दर्जा हरारत इतना बढ़ा कि रहीम यार खान में फलों के बादशाह सलामत की सलामती खतरे में पड़ गई। अब्दुल कुद्दूस की रिपोर्ट देखिए। माहौलियाती तब्दीली आम की पैदावार को बुरी तरह मुतासर करने लगी। पैदावार कम होने की वजह से चौसा समेत अच्छी वैरायटियों का रेट आसमान को छू रहा है। पिछले साल यही आम बिकते थे 600-700 के बाद, इससे ऊपर नहीं, चौंसे बिकते थे, और सिंदरी 700-800 इधर तक बिकते थे। इस साल 1100, 1200, 1400, 1500 तक बिक रहा। पैदावार नहीं है आम की, बिल्कुल भी फसल बहुत ज़्यादा कम है। जिला रहीम यार खान में 50,000 में से 30,000 एकड़ पर चौसा के बागात हैं, लेकिन दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से इस साल आमों की मुनासिब पोलिनेशन नहीं हो सकी। गालिब का कहना है कि आम मीठे हों और बहुत से हों, इसलिए जिसे अच्छे, सस्ते, मीठे और बहुत से आम लेने हो वो जनूबी पंजाब की पहली आम मंडी आबादपुर का चक्कर ज़रूर लगाए। अब्दुल कुद्दूस, समा, रहीम यार खान। और भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी शहरत की हामिल और आलमी अवार्ड याफ्ता कश्मीरी फ़ोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद को बैरून मुल्क दौरे से रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सना इरशाद का कहना है कि भारतीय इमिग्रेशन ने उन्हें बिला जवाज़ रोका, जबकि कोई वजह भी नहीं बताई गई। सना ने हुकाम को बताया भी कि वो एक किताब की रोनुमाई और तस्वीरी नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जा रही हैं, ताहम उनकी बात पर कान नहीं धरे गए। सना इरशाद कई साल से मकबूजा कश्मीर में एक फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। वो भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में कश्मीर की सूरत हाल को अपने कैमरे की आंख में महफूज करके दुनिया भर के सामने पेश करती हैं।
शंदूर में पोलो फेस्टिवल अपनी रंगीनियां समेटकर खत्म हो गया। चित्राल की टीम ने गिलगित बल्तिस्तान को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे बुलंद ग्राउंड खचाखच भरा था। शायकीन की नजरें गिलगित और चित्राल की टीम पर लगी थी। मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी फाइनल देखने मौजूद थे। शंदूर के मैदान में दोनों टीमें उतरी तो जीत के लिए जान लगाई, लेकिन कामयाबी 9 के मुकाबले में 10 गोल से चित्राल के हिस्से में आई। शुरका एक एक पल को एंजॉय करते रहे। बड़ी खुशी से और एक साथ मिल के इस ऊंचाई पे आके हम जो खेल देख रहे हैं, ये लम्हा ही बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशगवार है। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और इनाम से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान स्काउट के नौजवानों ने शानदार परेड का मुजाहिरा किया। मकामी धुनों पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया। पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट ने शानदार पैराग्लाइडिंग करके खूब दाद वसूल की। अब्दुल वाहिद, समा, शंदूर, गिलगित बल्तिस्तान। अब ये बताएं कि कई दहाइयों पहले वेस्पा स्कूटर लोग बड़े शौक से चलाते थे, लेकिन आजकल कराची में बहुत कम नजर आती है। कराची के एक नौजवान ने वेस्पा स्कूटर को ट्रॉली से लगाकर अनोखी सवारी बना दिया है। शायान सलीम की रिपोर्ट में देखिए। बेसिकली मैं जब तकरीबन 8 से 9 साल का था, मैं अपने अब्बू और भाई के साथ में ऑटो शोज़ में आता था। मेरे जो दादा इंतकाल कर गए, बेसिकली उनको हमारे घर में सबसे ज़्यादा शौक़ था। उन्होंने हमारे घर में तकरीबन मेरे भाई को सपोर्ट किया। फिर उसके बाद भाई का शौक़ मेरे अंदर आया, तो अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह एक वेस्पा तैयार किया मैंने, येलो कलर की। जो शौक़ है वो ओल्ड स्कूल बाइक्स का है, जो क्या कहते हैं, जैसे कि ट्रायम्फ हो गई, होंडा 50 हो गई, उसको फुल ओरिजिनली चलाना, जो स्टॉक बाइक होती है वैसे चलाना, और ये वेस्पास हो गई, ये सब मुझे ज़्यादा शौक़ है। लॉकडाउन था तो मैं मतलब स्कूल वगैरह कुछ नहीं जा रहा था, तो मैंने घर में बैठ के एक गूगल वगैरह पे सर्च किया, तो उससे मुझे आइडिया आया कि हम ये कर सकते हैं। ये मॉडल 1975 का है और इसका जो साइड कार है वो अगर आप बनाना जाएं तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है बनाना। बेसिकली ट्रॉली वाली इसलिए बनाई क्योंकि सोलो वेस्पास लोगों के पास बहुत हैं। उन्होंने अलग अलग डिज़ाइन में, जैसे कि लोगों ने मॉडिफाइड बनाई है, किसी ने क्लासिक बनाई है। हमने एक ऐसा कलर चूज़ किया जो मतलब हर जगह उठ सके। इसको बनाने में तकरीबन 7 to 8 मंथ्स लगे, जो कि एक बहुत हार्ड वर्किंग टाइम था हमारे लिए। इंजन कैपेसिटी तो सेम रहती है, बस ये होता है कि सिर्फ ट्रॉली का वेट हमारे साथ अटैच हो जाता है बाइक के साथ। ना सोलो चलाना मुश्किल है, ना ट्रॉली वाली चलाना मुश्किल है। वेस्पा ने एक ज़माने पर राज किया है। नित नई बाइक्स की दौड़ में ये मनफरिद सवारी बहुत पीछे रह गई और कदीम चीज़ों की फहरिस्त में शामिल हो गई। मगर एक बात तो मानने की है, दौर जितना जदीद होता जाएगा, एंटीक चीज़ों का शौक भी उतना ही बढ़ता जाएगा। और हमाद इसकी एक मिसाल है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। और आखिर में गुलकार आलम लोहार की बरसी पर नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। कुर्ता और लाचा मारूफ लोग गुलकार आलम लोहार की पहचान। लोग गुलकार आलम लोहार ने कम उम्र में गुलकारी का आगाज किया और अपनी धरती की खुशबू को इस तरह महसूस किया कि उन्हें अपने गीतों में समो दिया। चिमटा बजाकर गाना उनकी मुनफरिद पहचान बना। उनकी जुगनी आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। आलम लोहार ने दर्जनों गीत तख्लीक किए। उनके साहबजादे गुलकार आरिफ लोहार कहते हैं कि आज तक वो अपने वालिद के सहर से खुद को दूर नहीं कर सके। बाप जो होता है ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक और नेमत है बहुत बड़ी, जो छत होती है। बाप जो होता है बड़ा
ऐसी जगह पे भी जाता है जहाँ पे उसकी गैरत गवारा नहीं करती अपनी औलाद के लिए। 3 जुलाई 1969 को आलिम लोहार हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात के बाद उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ नवीन अली, समा।